सब काम क्या लगता है आपको कि सेशन स्टार्ट होने से पहले दे देना चाहिए था या सेशन स्टार्ट होने के बाद? अगेन इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आज सीबीएसई ने सीनियर स्कूल करिकुलम 2022-23 का रिलीज कर दिया है क्लास 11th और 12th का। सुबह उठते ही काफी सारे टीचर्स का फोन कॉल मैसेजेस आए कि सर यहां पर वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस, तो वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, यानी 404 एरर दिखा रहा है। यस, वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, बट वो जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दी जाएगी। कुछ टीचर्स का ये मानना था कि सर सेशन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बट सेशन स्टार्ट होने के बाद करिकुलम आ रहा है, यानी डिटेल सिलेबस अभी लेट आ रहा है और हमें तैयारी करनी है, यानी अपने असाइनमेंट बनाने हैं, वर्कशीट बनानी है, जो भी है। मैं हमेशा कहता हूं इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। हम फॉलो करते हैं बाहर के करिकुलम को, बाहर के पेडागोजी को, हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी की, हम बात करते हैं स्टेम एजुकेशन की, बहुत सारे कंट्रीज को हम फॉलो करते हैं, फिनलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, बट जब बात आती है एप्लीकेशन की, इट ओनली हैपन्स इन इंडिया। यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ हम डाइवर्सिटी को फेस करते हैं। यस, बोर्ड के एग्जाम वाले दिन पैटर्न चेंज हो जाता है और करिकुलम के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो आएंगे वो टीचर्स को सरप्राइज भी लगेगा। हो सकता है आने वाले, मैं बात करूं अकाउंटेंसी में, तो आपको लगे कि मार्किंग जो है वेरियस चैप्टर्स की चेंज हो गई है। क्या पता आप रिडम्पशन और डिबेंचर्स आपको लगे डिलीट हो गया है। हो सकता है कोई भी चैप्टर में, अभी कंफर्मिटी के साथ नहीं, बट वैसे कह रहा हूं, हो सकता है एनपीओ चैप्टर डिलीट हो जाए। क्या पता पार्टनरशिप और शेयर्स की जो वेटेज है वो चेंज हो जाए। क्या पता रेशियो एनालिसिस के अंदर कोई नए रेशियो आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। इट्स जस्ट व्हाट, बिकॉज अभी ऑफिशियल हम वेट करना है, बट यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। यस, तो यहां पर बात करते हैं, सेशन हो गया स्टार्ट, करिकुलम आपके सामने और बहुत ब्यूटीफुल 33 पेजेस का करिकुलम है। देखते हैं क्या क्या है इन 33 पेजेस में। पेज नंबर 5 से स्टार्ट होता है इसके फीचर्स, यानी ये जो करिकुलम बनाया गया ये क्या खास बात है, कैसे होगी इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम, पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ द सीबीएसई करिकुलम। यहां पर सेलेंट फीचर्स जो हैं सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम के 10 फीचर्स गिवन है, वो 10 के 10 हम डिस्कस करेंगे। बट एक बात ये जान लीजिएगा कि ये जो करिकुलम है सीबीएसई का, ये बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पे। यानी जैसा कि हमने कहा था, परसेंटेज बेस्ड सिस्टम खत्म होना चाहिए और जो बच्चे के हैं वो ग्रेडिंग के हिसाब से, एंट्रेंस बेस के हिसाब से होना चाहिए कॉलेज में एडमिशन, वो सब यहां होने वाला है। तो अब परसेंटेज सिस्टम स्क्रैप हो गया और यहां पर इट सीक्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अचीव द एक्सेलेंस इन लर्निंग। यस, तो मेन मकसद हमारा एनईपी का यही है। और क्या है इसके फीचर्स, जल्दी से पढ़ते हैं और डिटेल में एंड तक बताऊंगा कौन कौन से क्या क्या चेंजेस हमारे सिलेबस में। और बताना चाहूंगा यहां जो 10 फीचर्स है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा और हम टीचर्स को भी बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने वाली है अगर इन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है, हॉलिस्टिक, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहां पर कंस्ट्रक्टिव कहा गया है रादर देन रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग को कहा गया है नहीं होना चाहिए, ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन एनलिस्ट जनरल एंड स्पेसिफिक टीचिंग एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टू मेक लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। एनकरेज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो, यानी बच्चा पढ़ के तो जाता है बट वो थियोरिटिकल नॉलेज उसको रियल बिजनेस के अंदर काम नहीं आती। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बैड डेट्स, बट रियल में अगर बैड डेट्स हो कैसे उसकी रिकवरी की जाए, अगेन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इस तरह के रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल करेंगे वो यहाँ पे कहा गया है। अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बाय एंकरेजिंग द वैल्यू बेस्ड लर्निंग, यानी वैल्यू बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। एंड प्रमोट द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पर 21st सेंचुरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और पूरी एनईपी इसी के ऊपर बेस है। एंड यहाँ पर बात आती है 7th पॉइंट की, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है इनोवेशंस को, यानी अपने पढ़ाने के स्टाइल में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करनी है। टॉय बेस्ड पैडागोजी, स्टोरी टेलिंग, गेमिफिकेशन विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आईसीटी इंटीग्रेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और यहां पर ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से हमें मेंटेन करना है। तो मीन्स व्हाट, कहना आसान है बट बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो मेरे प्यारे मेंटोस, ये वीडियो आपके लिए है कि यानी अब जो मेरा हमेशा ट्रेडमार्क कोट है, चेंज योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी एक्सचेंज, यानी अब जो आने वाला यंग ब्लड है, यूथ टीचर्स आ रहे हैं, वो इससे इक्विप काफी हद तक होंगे, ठीक है। बट हम लोगों को जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें अब अपने आप को बहुत अपडेट करना है टू फुलफिल ऑल दिस 10 फीचर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड द न्यू करिकुलम इशूड बाय द सीबीएसई। एंड 8th है, यहां प्रमोट करना है क्या, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एज एन ओवरराइडिंग कंसिडरेशन इन ऑल एजुकेशनल
एक्टिविटीज, यानी वी हैव टू इंक्लूड वी हैव टू इंक्लूड द स्टूडेंट इन आर टीचिंग, इंक्लूसिव टीचिंग होनी चाहिए, एनहांस एंड सपोर्ट लर्निंग बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड इंटीग्रेट द एनवायरमेंट एजुकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन्स फ्रॉम द क्लास 1 to 12। तो ये है हमारे 10 फीचर्स। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस करिकुलम का जो सीबीएसई ने आपको दिया है। और यहां बात करें तो 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम की। अगेन बता दूं, ये 9 करिकुलम जो है फॉरेन कंट्री से इंस्पायर्ड है, बट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से टीचर्स को ट्रीट किया जाता है स्कूल्स के अंदर, आई हैव बीन अ स्कूल टीचर माई सेल्फ, जिस तरह से उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है, बहुत मुश्किल होगा इन 9 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो पूरा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, टीचर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, अच्छी सैलरीज देनी पड़ेगी, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीवर करेगा ये 9 ऑब्जेक्टिव्स को। देखिए थियोरेटिकली सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऑन पेपर्स बहुत फीलिंग गुड आती है, बट जब एक टीचर जाता है स्कूल के अंदर और वहां पर उसकी हैरेसमेंट होती है इन वेरियस रिस्पेक्ट, यानी कि एक एस्पेक्ट में इन वेरियस एस्पेक्ट, तब जाके ये कहीं ना कहीं बैकफुट पे हो जाते हैं। I may sound harsh, but let me tell you, because I have been into this system from last more than 25 years, so I know this। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं एज अ टीचर और आप काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये 9 ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल होंगे करिकुलम के जब हमारा सिस्टम ठीक होगा। तो ये 9 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, और अगर आप सहमत हैं तो थम्स अप कीजिएगा, लिखिएगा चैट बॉक्स में हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। बातें देखिए बहुत बड़े बड़े लेवल की बात कही है। टू अचीव द डिजायर्ड नेशनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज इन कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। तो बच्चे का तो नेशनल लेवल पे हम कॉम्पिटेंसी तब डेवलप करेंगे जब हम जब बोलते हैं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं इक्विप्ड हूं इन चीजों के लिए। तो सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसीज तो आ गई हैं, करिकुलम आ गया है, बट टीचर्स को ट्रेनिंग अभी नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज माय पीक परफॉर्मेंस, वेयर आई हैव बीन ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स ऑल दिस क्वालिटीज। तो लेट मी टेल यू, अब हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अब नए मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तभी ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे। अदरवाइज ऑन पेपर्स दे आर साउंडिंग वेरी गुड। जैसे होता है ना, कई बार इंडियन क्रिकेट टीम पेपर्स पे बहुत अच्छी लगती है, बट जब एक्चुअल मैच में जाती है आप जानते हैं कई बार परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल रह जाएंगे अगर हमने अभी से तैयारी करना नहीं शुरू किया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, to facilitate acquisition of 21st century skills and enhance self and social awareness through thematic और multidisciplinary approach। देखिए इंग्लिश बहुत अच्छी यूज करी गई है, थीमेटिक मुझे भी देखना पड़ेगा क्या मीनिंग है, एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब एक नहीं, अलग अलग एस्पेक्ट से आपको बच्चे को तैयारी करानी पड़ेगी। बट क्या लगता है आप और हम, जिसने 20 साल पहले बीएड की डिग्री करी या 25 साल पहले एमकॉम की डिग्री करी और पिछले 15-20 सालों में कोई नया कोर्स खुद नहीं किया, क्या हम इक्विप हैं इन सब चीजों के लिए? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। देन बात करते हैं प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग टू फैसिलिटेट रियलाइजेशन ऑफ लर्निंग आउटकम। बहुत अच्छी इंग्लिश लिखी है और डेफिनेटली ये मिलकर हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ेगा। प्रमोट ऑथेंटिक असेसमेंट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड टास्क इन्वॉल्विंग मीनिंगफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। प्रमोट लाइफ स्किल, inculcate values, foster cultural learning and international understanding in an interdependent society. Sixth, acquire the ability to utilize technology and information for the betterment of humankind. Beautiful. So बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं इस ऑब्जेक्टिव में, और मैं आशा करता हूं हम सब मिलकर इसको पूरा करें। Strengthening the knowledge and attitude related to livelihood skills and promote lifelong learning. Yes, we are the lifelong learners. Develop the ability to appreciate art and showcase the talents and promote physical fitness, health and well-being. Yes, ये 9 पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि yes, फिटनेस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे हम टीचर्स हो। तो ये 9 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे न्यू करिकुलम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। चलिए देखते हैं अब क्या क्या मेजर चेंजेस हैं सीनियर लेवल पे। सो फॉर द पर्पस ऑफ फॉस्टरिंग कॉम्पिटेंसीज इन लर्नर्स, द करिकुलम एनकम्पासेस 7 मेजर लर्निंग एरियाज, विच आर लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, ह्यूमैनिटीज पे ध्यान दिया जाएगा, उनके मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, स्किल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज के ऊपर, और लास्ट में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। दीज एरियाज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इलेक्टिव्स एंड कंपलसरी। तो अगर आप देखेंगे इलेक्टिव्स में 7 एरियाज गिवन है और कंपलसरी में 2 एरियाज गिवन है नीचे डिटेल में। तो अभी मैं सारे बातें शेयर करूंगा आपके साथ, चलिए देखते हैं। तो यहां बात करें लैंग्वेज इलेक्टिव स्किल, उनको हमने नाम दिया है इलेक्टिव्स का, और जो जनरल स्टडीज है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इसी का ही पार्ट बन गया, इसलिए स्टार लगा रखा है, नीचे लिखा है ये है कंपलसरी। फाइन, तो देखते हैं इलेक्टिव्स में वो 7 एरियाज कौन से हैं और कंपलसरी में वो 2 एरियाज कौन से हैं, डिटेल में नीचे मेंशन है। तो बात करें इलेक्टिव्स की, तो पहला है लैंग्वेज, यानी हिंदी, इंग्लिश और अदर 31 लैंग्वेज।
The curriculum in language focus on listening, speaking, reading and writing skills for developing effective communicative proficiencies. Learners use language to comprehend, acquire and communicate ideas. और language बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं हमारा जो UGC ने जो हमारा अनाउंस किया है कि अब कॉलेज एडमिशन के लिए इसको CUET बोलेंगे, अब वो लैंग्वेज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ भी NEP में यही कहा गया है। ह्यूमैनिटीज की बात करें, सोशल साइंस की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। होम साइंस, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट टू प्रमोट द लर्निंग ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल, ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो ये सब बात कहा गया है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए। आगे देखते हैं सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है। साइंसेज, यहाँ साइंस में बात करी गई है क्या, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, ये बात कही गई है। एंड देन फोर्थ मैथमेटिक्स है, यहां पर मैथ्स, और यहां पर लिखा गया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नंबर्स, ऑपरेशंस, कंप्यूटेशंस, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं या कोई भी आप कोर्स लेते हैं, इको ऑनर्स या कोई भी ऑनर्स कोर्स, उसके अंदर मैथमेटिक्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बात आती है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है फिफ्थ पार्ट, यानी कॉमर्स एंड कॉमर्स बेस्ड इलेक्टिव, जिसमें बिजनेस स्टडीज आएगा, अकाउंटेंसी आएगा, और ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है CUET के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स यहां भी आ गया, कॉमन है ह्यूमैनिटीज और यहां पर, और बाकी ये सब्जेक्ट जो कोर बिजनेस डिसिप्लिन को समझाएंगे। सिक्स आता है विजुअल, परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स, जैसे कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, हेरिटेज, ये सब के सब पार्ट्स विजुअल में आ गए हैं। एंड देन सेवंथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल, दिस स्किल इलेक्टिव्स। आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज डेवलप की जाएगी, जहां पे एनालिटिकल, अप्लाइड एंड आउटकम बेस्ड रहेगा। तो ये 7 पॉइंट थे हमारे इलेक्टिव्स के, और 2 एरियाज है हमारे कंपल्सरी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहां पर ये 8th पार्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, और फिर 9th है हमारा जनरल स्टडीज का। तो ये है हमारे जो एरियाज जो न्यू करिकुलम के अंदर आपको फॉलो करना है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट बात आती है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, कैसे इंप्लीमेंट करना है। बहुत ही डिटेल है और बहुत ही पहली बार है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां कहा गया कि तो बोर्ड मैंडेट्स ऑल स्कूल मस्ट सेट अप अ स्कूल करिकुलम कमेटी, यानी हर स्कूल को एक करिकुलम कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें टीचर्स होने चाहिए अलग अलग करिकुलम एरिया से, यानी ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, डांस, ड्रामा, सब लैंग्वेज सब होने चाहिए। द स्कूल करिकुलम कमेटी वुड डिफाइन एक्टिविटीज फॉर पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस, इवॉल्व अ प्लान ऑफ असेसमेंट, कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, और क्या मैकेनिज्म रहेगा फीडबैक का, कितना बच्चों ने लर्निंग किया, वो सब, एंड रिफ्लेक्शन एंड इंश्योर इट्स इंप्लीमेंटेशन। ये सारा का सारा हर स्कूल को, इस कमेटी को डिसाइड करना पड़ेगा। द कमेटी वुड ऑल्सो इंश्योर दैट द टेक्स्ट बुक, इवन बात कही गई टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस मटेरियल, यानी जो हमारा मटेरियल होता है टुगेदर विद अकाउंट्स, इको अलग अलग सब्जेक्ट्स का, काफी स्ट्रीम्स का, या फिर टेक्स्ट बुक्स हैं, वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इंक्लूसिव प्रिंसिपल, जेंडर सेंसिटिव, हैव वैलिड कंटेंट एंड डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल विच में हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। यानी कोई भी ऐसा, जैसे आपने देखा प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसको किसी की भावना हर्ट हो गई, तो ऐसा नहीं करना, ना ही बुक्स में, ना ही रेफरेंस मटेरियल में। तो ये उस कमेटी की जिम्मेदारी होगी। Then the committee will send the list of the books to the principal to take action as per the 2.47b of the affiliation bylaws, और वो कमेटी अपने प्रिंसिपल को लिस्ट भेजेगी, ये बुक्स अप्रोप्रिएट है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। Then the committee would also ensure that the reference material reflect conformity with the underlying principles of Constitution of India। तो अगर आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग के पहले 5 पेजेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में सारा समझाया गया था, तो उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए, एंड कंप्लायंट विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी जो 4th एडिशन था 2005 के अंदर, उसके कंफर्मिटी में होना चाहिए। इशू ऑफ जेंडर, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस डिस्पैरिटी मस्ट बी टेकन केयर ऑफ इन द करिकुलम ट्रांजैक्शन, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाउ टू इंप्लीमेंट। तो ये कमेटी आप जल्दी से फॉर्म कर लीजिए स्कूल में, और अभी से आप कर सकते हैं, बिकॉज सेशन तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया। ये सब काम क्या लगता है आपको कि सेशन स्टार्ट होने से पहले दे देना चाहिए था या सेशन स्टार्ट होने के बाद? अगेन इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। तो यहां पर ये सब चीजें करने के लिए टाइम लगेगा, यानी वो टीचर्स अगेन उन पे बर्डन है, वो अभी पढ़ा भी रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स एग्जाम भी ले रहे हैं, और साथ साथ में उनको ये भी काम करना है। तो मेरी हम्बल सजेशन है कि ये सब चीजें जो टीचर्स की तरफ से आई है, कि अगर हमें पहले से पता लग जाए तो हम ये सब काम टाइम से पहले कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो थम्स अप कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि यस, क्या आप भी ऐसा फील करते हैं जैसा हजारों टीचर्स ने मेरे को शेयर किया है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है प्रिंसिपल्स के लिए। क्या है?
पेडागोजिकल लीडरशिप, यानी प्रिंसिपल्स आर द ट्रू लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर प्रिंसिपल्स हैव अ क्रूशियल रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम एज अ पेडागोजिकल लीडर ऑफ द स्कूल। एज अ पेडागोजिकल लीडर्स दे आर एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक द फॉलोइंग। तो यहां पर 9 पॉइंट्स हैं और बताना चाहूंगा 9 बहुत ही इनोवेटिव पॉइंट है, बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही आस्किंग है, बहुत ज्यादा है आस्किंग फ्रॉम द प्रिंसिपल। और सीबीएसई ने कहा है कि ये जो 9 पॉइंट्स है या ये जो आपको करना है, इसका स्ट्रक्चर हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको खुद डिसाइड करना है, खुद बनाना है अपने स्कूल के लिए, और ये सब 9 के 9 पॉइंट्स आपको अचीव करने हैं। तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि ये स्ट्रक्चर में हम आपको बना के नहीं दे रहे, ये आपकी हेडेक है। तो स्कूल प्रिंसिपल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और नहीं देख रहे तो आप टीचर्स अपने प्रिंसिपल तक बता सकते हैं कि ये 9 एरियाज हैं जो आपके प्रिंसिपल को करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 9 पॉइंट्स। पहला, सबसे पहले प्रिंसिपल्स हैव अ क्रूशियल रोल of the evaluation of teaching learning ecosystem as a pedagogical leader of the school. As a pedagogical leaders they are expected to undertake the following. क्या क्या है? पहला है हमारा LGS. What is LGS? Lead, guide and support to the teaching and learning process in the school by focusing on classroom specific requirements for transacting the curriculum so that both teachers and students perform at their best. Direct the entire focus of all school activities towards the students' learning and acquiring of necessary competencies. Every activity taken up by the school therefore should be mapped for the competencies and for the life skill values being acquired by the student. Third, prepare an annual pedagogical plan of the school by designing and developing annual plan for the school by giving equal importance to elective and compulsory. जो हमने बताया था elective में 7 areas थे और compulsory में 2 areas थे, उनको ध्यान देना है प्रिंसिपल को, और ये स्ट्रक्चर सीबीएसई नहीं दे रहा, ये आपको खुद बना के देना है। देन प्रमोट द इनोवेटिव पेडागोजी विद स्पेशल फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग आर्ट, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी with education. Use active and experiential learning methods in the classroom, and this is what happens in my peak performance workshop for the school teachers, for the students and even for the principal, vice principals, HODs. यहाँ पे इतने सालों का जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपनी लर्निंग, वो सारी लर्निंग यहाँ पर इस करिकुलम के अंदर आ गई है, यानी अब आपको करना होगा। यानी अब बहुत ज़्यादा विजिट हमारी बढ़ेगी, बहुत सारे वेबिनार्स, वर्कशॉप्स हमें मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली हम मिलकर ये सारे 9 के 9 पॉइंट्स को भी अचीव कर पाएंगे। Ensure the joyful learning at all levels through use of such innovative pedagogy, यानी joyful learning होनी चाहिए, stressful ना हो, ये प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। Develop the school specific resources for teaching learning in the form of lesson plan, e-content, use of mathematics, science kits developed by NCERT, यानी जो NCERT डेवलप करेगी उसके बेस पे आपको ये सब स्पेसिफिक रिसोर्सेज डेवलप करने हैं। आपने इंश्योर करना है कि इन हाउस ट्रेनिंग हो टीचर्स की, और यही इन हाउस ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, वेरियस राइट फ्रॉम नर्सरी क्लास से लेकर 12 तक की। आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ग्रुप पर इस तरह की ट्रेनिंग हमने अक्रॉस द ग्लोब दी है टीचर्स को, और ये अब सीबीएसई का पार्ट बन चुका है। नाउ टू एनेबल एंड टू अनलीश, और मेरा जो प्रोग्राम चलता है अनलीश द पावर विद इन वाला, जो मेरे मेंटर है टोनी रॉबिन, वो यही प्रोग्राम है, हाउ टू टेक द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एट अ लेवल ऑफ 10. If you feel that you are performing at level 10, then it's okay. But if you feel that there is still some room to get improvement, वो ये प्रोग्राम रहेगा Unleash the Power वाला, and to improve their capabilities and creativity in their classroom. To be up to date with all the new ideas, tools being used in the education at the global level, constantly innovate in the pedagogy of the school. And I point रहेगा यहाँ पर to make efforts to learn from the best practices of the other schools by arranging for discussion with principals of such schools or through observation visits of teachers to other schools. तो यहाँ पर टीचर्स दूसरे स्कूल भी जा सकते हैं, सीख के आ सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर दूसरे स्कूल में, और यहाँ प्रिंसिपल्स के साथ एक स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से भी डिस्कस कर सकते हैं। Respecting the autonomy of every school, the board has not laid down any structure or format of the annual pedagogical plan. A school needs to prepare its unique, implementable and innovative annual plan. तो आपको यूनिक बनाना पड़ेगा जो इंप्लीमेंट हो सके और बहुत ही इनोवेटिव हो। This plan must be realistic, timeliness that should include administrative input and detailed pedagogical aspect. तो ये 9 के 9 पॉइंट्स आपके प्रिंसिपल्स के लिए, आई होप आपको समझ आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल्स के बाद बात आती है हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेंटर्स की, यानी आपकी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो प्लीज़ बच्चों को लेबल ना करें कि ये स्लो लर्नर है, ये ब्राइट स्टूडेंट है, ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, सबको एक समान समझें।
अपने पढ़ाते हुए वो आर्ट इंटीग्रेट करें। यहाँ आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब है कैसे उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाए। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे मेंटर्स बहुत ही क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, बट यहाँ पर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो न्यू करिकुलम है, ये टीचर्स के लिए स्पेशली उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आपको कैसे इसको देखना है। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे लर्नर सेंट्रिक आपकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, यानी जो पढ़ाने का तरीका है वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। ये नहीं कि जो मुझे आता है, कई बार हमें लगता है कि जो मुझे मेथड आता है वो बिल्कुल अच्छा है। ये तो वैसे ही हो गया कि एक डॉक्टर एक मेडिसिन दे रहा है और 40 के 40 पेशेंट को सबको ही वो दवाई लगनी चाहिए। ऐसा असली में नहीं होता, बिकॉज हर पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम होती है। तो अब स्टूडेंट के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से आपने दवाई देनी है, यानी पढ़ाना है। तो इट इज एक्सपेक्टेड of a teacher to ensure an atmosphere for student to feel free to ask question, और ये mostly teachers कर रहे हैं पहले से, nothing new. They would promote active learning among the students with a focus on reflection, connecting with the world around them and creating constructive knowledge. ये बात का ध्यान रखना है। The role of a teacher should be of a facilitator, not a teacher. You can only provide the resources. Let students be included in that learning. And they should be encourage collaborative learning and development of the multiple skill through the generous use of resources via diverse approaches for transacting the curriculum. तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे अल्टीमेटली क्रिएटिविटी हो, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो और इंक्लूसिव टीचिंग हो। Teachers should follow inclusive principle and not label children as slow learner, bright student or problem child. They should instead attend to the individual differences of student by diagnosing and modifying the pedagogic planning. Again ये कहना चाहूँगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर जिसने ये लाइन लिखी होगी अगर खुद क्लासरूम में जाके 40 बच्चों के बीच में रहा होगा तो 40 मिनट्स में 40 स्टूडेंट्स को डील करना, यानी 1 मिनट पर स्टूडेंट, it takes too much from the teachers. So hats off to the teachers, those who are actually doing this. आई वुड गिव देम अ सैल्यूट कि यस, ये बहुत टफ होता है, बिकॉज हमने खुद पढ़ाया है 15 साल ग्रास रूट लेवल पर। तो अगर ये टीचर्स फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो करने की सोच रहे हैं, बहुत सारा क्रेडिट आपको जाता है। देन as far as possible, art should be integrated in teaching, especially while teaching the concept which students find difficult to understand. Last 15 years से आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी को लेके, बिजनेस को लेके हमने कितने सारे आर्ट इंटीग्रेटेड किए हैं। सीबीएसई ने 2-4-3 साल पहले ये लॉन्च किया है, बट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स। जहां आप देखते हैं कि मैं आपके स्कूल में वर्कशॉप में ट्रीटमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए हमारे बच्चे बकेट्स लेके, 4 बकेट्स लेके एंड बॉल लेके किस तरह से बॉर्न एंड पेड को डिस्प्ले करते हैं। दिस इज व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड। आपने हमारे वर्कशॉप में रैप सॉन्ग सुने होंगे बच्चों के थ्रू कि कंपनी की बैलेंस शीट पूरी याद कर लेते हैं रैप सॉन्ग के थ्रू। दिस इज व्हाट इज अगेन आर्ट इंटीग्रेटेड। और मेरे कितने मेंटर्स हैं जिन्होंने अपने वेबिनार वर्कशॉप्स के अंदर इस चीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। सो थैंक्स टू ऑल द मेंटर्स कि उन्होंने भी इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। सो अगेन लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो अब बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। यहां पे प्रिंसिपल्स को कहा गया है, स्कूल प्रिंसिपल्स को, कि आपके टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं इट शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड, it should be based on the NCERT and it should be based on the learning objective given in the NCERT book. यानी कितना टाइम आप क्लासरूम में लगा रहे हैं वो मेजर नहीं करना, बट उस टाइम के अंदर कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है वो आपको मेजर करना है। और वो कैसे होगा? जब आप एसेस करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस को तो उनकी लर्निंग में ये लर्निंग आउटकम्स सारे होने चाहिए। और यहां कहा गया है लर्निंग आउटकम्स आर द स्टेटमेंट ऑफ एबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स विल गेन एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग इन द एक्टिविटी। यानी उसको समझ आए। यहां पर टू अंडरस्टैंड एंड डिमॉन्स्ट्रेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी वो बच्चा खुद डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कि मैंने सीखा है और वो डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाए तो समझ जाइएगा कि वो सीख चुका है। और यहां कहा गया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, उसको प्रमोट करें आप क्लासरूम के अंदर। और हर नॉलेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड होनी चाहिए। बार बार ये हमारा वर्ड आता है और हमारे क्वेश्चन पेपर भी ऐसे बनना शुरू हो गए हैं। स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेल डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैप विद द स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटकम ऑफ एवरी गेट दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। आप मेजर भी कर पाएं कि कितना उसने सीखा है। तो ये प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टीचर्स विल प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लर्निंग, यानी बार बार वर्ड आ रहा है जॉयफुल, हैप्पी लर्निंग। आपने देखा होगा कई टीचर्स बहुत एंजॉय करके पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स को थोड़ा स्ट्रेस रहता है, जो भी रीजन हो, पर्सनल रीजन हो। तो यहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है, हैप्पी देना है, वैरायटी ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज लगानी है। स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैक द अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इन ईच लर्नर एंड एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। ये बहुत बड़ा स्लोगन है, नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। जो मेरी वर्कशॉप पे जब हम जाते हैं तो एक स्लोगन के अंदर हम वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आपको डिस्कस करते हैं, किस तरह से एक 40% वाला बच्चा भी क्लास के अंदर एक टॉपर बन सकता है। ये वो पार्ट है। नेक्स्ट ये बात टीचर्स के लिए आती है, किस तरह से आपके लेसन प्लान बनने चाहिए, किस तरह से करिकुलम को ट्रांजैक्ट होना चाहिए, कैसे आपको क्लासरूम में उस टॉपिक को लेके जाना चाहिए ताकि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव
अचीव हो सके। तो ये यहाँ पर 8 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है SLO। व्हाट इज SLO? स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, यानी जो आउटकम मेंशन है बुक्स में, एनसीईआरटी में, आप देख लीजिए उसका एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या मींस आप अडॉप्ट करने वाले हैं। देन PS यानी पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, आप स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कीजिए, कुछ नया कीजिए जिसमें फन लर्निंग हो, जिसमें बच्चे एंजॉय करें, जिसमें एक 40-50% वाला बच्चा भी टॉपर के साथ बैठ के उसको सीख सके। देन यू कैन evolve group activities, you can do experiments and hands-on learning, interdisciplinary linkage and infusion of the life skill, values, gender sensitivity etc. ICT का यूज कीजिए, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। असेसमेंट आइटम्स फॉर मेजरिंग द अटेनमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम, फीडबैक एंड रेमेडियल टेक्निक, यानी रेमेडियल टीचिंग भी हो यहाँ पर, और इंक्लूसिव प्रैक्टिस, यानी वी शुड मेक अ पार्ट द स्टूडेंट मेक अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं लेसन प्लान के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर क्लासरूम एंड स्कूल एनवायरनमेंट की, यानी आपको सीबीएसई ने कहा है, बोर्ड ने कहा है कि आपको यहाँ पे नो एंगर जोन या एंगर फ्री जोन स्कूल में डेवलप करना है। बच्चों को जंक फूड को खाने से अवॉइड करने के लिए बोलना है, बार बार हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और एक हाइजीन मेंटेन करें पूरे स्कूल के अंदर। ये सीबीएसई की तरफ से अब आने वाले न्यू करिकुलम में ये पार्ट बन चुका है। तो स्कूल प्रिंसिपल्स को इन तीनों चारों बातों का ध्यान देना है। और यहां पर एक बोर्ड ने डेवलप किया है हेल्थ मैनुअल, जो कि अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे cbseacademic.nic.in पे। और यहां पर एक टाइम टेबल भी फॉलो करना है, जहां बच्चों को बीच बीच में फ्रीक्वेंटली रेस्ट मिले, स्ट्रेस ना हो। तो आपका टाइम टेबल भी स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरह का आपका क्लासरूम या स्कूल का एनवायरनमेंट हो। आगे ये बात कही गई है कि यहां पर एक फ्लेक्सिबल सीटिंग प्लान होना चाहिए, यानी जो बच्चों के पास कुछ अपनी पर्सनल डिसेबिलिटीज हो वो भी एक दूसरे से आराम से पूछ लें। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पे पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बना के रखें, कम्युनिकेशन अच्छा रखें और उनके साथ मिलकर रेमेडियल मेजर्स निकालें कि कैसे उनके बच्चे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पीयर लर्निंग का भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है कि वो उसको आपको प्रमोट करना है बाय मेकिंग द सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्रिएटिंग क्रॉस करिकुलर लिंकेजेस, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट की लर्निंग मिक्स करके आप टॉपिक को बेटर बना सकते हैं। और ऐसे बहुत से टीचर्स ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट नाम उसको नया दे दिया गया है। यहां पर क्या कहा गया, मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को बच्चा यूज कर सकता है कहां, ज्योग्राफी के अंदर और साइंस के अंदर। अगर एक बच्चा अच्छा राइटिंग लिखता है, अच्छी उसकी इंग्लिश है, तो हेल्प करेगी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, बिजनेस स्टडीज में भी हेल्प करेगी। या बात करें लाइफ स्किल्स को, जैसे एम्पैथी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड विद द स्टडी ऑफ लिटरेचर इन अदर एरियाज। यूनिवर्सल वैल्यूज, लाइफ स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विद एम्फेसिस ऑन रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मे बी इंकॉर्पोरेटेड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। मीन्स वर्ड जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते थे, वहीं पे अब ये क्रॉस करिकुलर नया नाम दे दिया गया है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये आती है जो काफी सालों से हम आपको बता रहे हैं, आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, यानी यहां पर क्रिएटिविटी को लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को एनहांस करना है थ्रू आर्ट इंटीग्रेशन। और ये बहुत पहले से आप देख रहे हैं, इवन हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे आपने देखा होगा, राइट फ्रॉम द फंडामेंटल्स चैप्टर, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने आपको ग्रीन वाटर, रेड वाटर के थ्रू आपको पूरा फ्लो चार्ट यानी 3D एनिमेशन के साथ समझाया। अगेन इट्स अ आर्ट इंटीग्रेशन, सो यू कैन जस्ट हेल्प द स्टूडेंट्स इन दिस। सो दिस इज व्हाट इज अ स्पेशल एम्फेसिस, आर्ट इंटीग्रेशन। इसकी डिटेल आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड यहां पर जो आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन की बात कही है, ये क्या है कि यहाँ पे 2 pronged approach to be followed। पहला, यहां पे कहा गया है कि आर्ट एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम एज कंपल्सरी एरिया एट सेकेंडरी लेवल। वहां भी इसको कंपल्सरी बनाया गया है। द स्कूल्स में ऑल्सो प्रमोट एंड ऑफर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे डांस, ड्रामा, ये सारे के सारे विजुअल परफॉर्मिंग है, वो सेकेंडरी, यानी अगर वो सीख के आएंगे तो डेफिनेटली वो सीनियर लेवल पे इसको अच्छे से अपने बाकी सब्जेक्ट्स में लगा पाएंगे। आर्ट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी ये कहा गया है कि टीचर्स को भी क्या है यहाँ पर आर्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्लास 1 से 12 तक, टू प्रमोट एक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर कनेक्टिंग नॉलेज टू द आउटसाइड लाइफ ऑफ द स्कूल। सो ये 2 पार्ट हैं आर्ट एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेशन के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंड फर्दर जो कहा गया है यहाँ पर है कि अगर इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके लिए आप आर्ट टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को करवाने के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी जितने भी हमारे नए टीचर्स आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, या जितने भी आप और हम काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, यहां पर जो स्किल 21st सेंचुरी में चाहिए होगा, हम देखते हैं क्या हमारे पास वो है या नहीं है, और कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे इसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देयर इज एन इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द एजुकेटर्स ऑफ द नीड टू इंटीग्रेट व्हाट आर कॉल्ड एज 21st सेंचुरी स्किल्स
इन एजुकेशनल सिस्टम देयर आर 3 की 21st सेंचुरी स्किल्स यानी LLL. So what does triple L stands for? Learning skills, literacy skills and life skills. So please note it down. Triple L, learning skill, literacy skill and life skill. क्या होने वाला है इसके अंदर? सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग स्किल के ऊपर। यहाँ लर्निंग स्किल्स में है 4 C's। अगर आप देखेंगे 4 C है। पहला C क्या आता है? क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंड C आता है क्रिएटिविटी। थर्ड आता है हाउ टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स, विद द मैनेजमेंट, विद द स्टाफ, आपस में पीयर्स के साथ, एंड देन द कोलैबोरेटिंग द आउटसाइड वर्ल्ड इन टू द इनसाइड क्लासरूम। ये 4C बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये होता है लर्निंग स्किल। देखते हैं नेक्स्ट हमारा लिटरेसी स्किल क्या कहता है। लिटरेसी स्किल के अंदर हमारा है IMT, यस, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी। यानी ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां आप टेक्नोलॉजी का यूज़ लेंगे, जहां वेरियस सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारी यूट्यूब वीडियोस हैं, वो आप क्लासरूम में दिखाइए, बिकॉज हम नए नया कंटेंट लेके आएंगे टू हेल्प यू इन ट्रांजैक्टिंग दिस करिकुलम। फाइन, तो यहाँ पर 3 बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मीडिया का लीजिए, टेक्नोलॉजी का सारा लीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप क्लासरूम में यूज़ कीजिए। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, वो क्लासरूम में लेके आइए। लास्ट आता है लाइफ स्किल, और यहाँ पे आता है FLIP, फ्लिप साइड। अगर हम बात करें फ्लिप साइड तो उसको हम फ्लिप बोलते हैं। फ्लिप में आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, और लास्ट में है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये फ्लिप है लाइफ स्किल हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। सो आई होप यू गॉट दिस स्किल्स कि 21st सेंचुरी में हमें क्या करना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक साइंटिफिकली, मैथमेटिकली एंड आर्टिस्टिकली। और इसके लिए CBSE ने एक हैंडबुक पब्लिश किया है जो अवेलेबल है उसकी वेबसाइट में। स्कूल्स में फर्दर रेफर टू इट, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन, और जब से ये करिकुलम का पहला पेज स्टार्ट हुआ है, हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन बताया गया है। Why this topic is close to me? Because I am an expert for this particular topic, because I am a NLP master trainer, Neuro Linguistic Programming. I know how to involve each and every child, चाहे उसकी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है, या कोई बच्चा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं करता, उन सबको कैसे इंक्लूड करना है आई नो वेरी वेल, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग माय पीक परफॉर्मेंस वेबिनार्स वर्कशॉप। और ये आने वाले टाइम में और एग्रेसिवली मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ आपके स्कूल्स में, जहाँ भी मेरे वर्कशॉप्स या वेबिनार्स होने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हर बच्चे को इंक्लूड करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक बच्चे का, चाहे उसकी पर्सनल, चाहे वो डिस्ट्रैक्टेड है, चाहे उसकी पर्सनल फिजिकल प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सारे मेंबर्स को, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको बताना है, सेंसिटाइज मतलब बताना है कि हर बच्चे को इंक्लूड करे। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी कोई पर्सनल डिसेबिलिटी नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है, उनको भी समझाना है कि कैसे बिहेव करना है उन बच्चों के साथ जिनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कहा गया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और यहाँ के लिए स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो स्कूल्स को इनवाइट करने चाहिए, और इन स्किल्स के लिए अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और उसके लिए डेफिनेटली एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड, आई विल बी देयर फॉर यू। एंड नेक्स्ट बात आती है स्कीम ऑफ स्टडीज, यानी कैसे कैसे आप सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। एक स्टूडेंट कम से कम 5 सब्जेक्ट चुन सकता है, और यहाँ पर वही सब्जेक्ट वो ले जो कि बच्चा आगे 12th में कंटिन्यू करना चाहता है। तो मिनिमम जो है, मिनिमम वो है 5 या फिर मोर सब्जेक्ट इन क्लास 11। जैसे आप 11th में आते हैं तो आप ऐसे चुन सकते हैं सब्जेक्ट्स को। सो दे नीड टू कंटिन्यू द सेम इन क्लास 12। कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है आपका, तो यहां आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स कैन बी ऑफर्ड एज अंडर। सबसे पहले अगर आप यहां देखेंगे, बात आती है कंपलसरी यहां पर, कि यहां पर ये कंपलसरी स्टेज पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5, ये 5 सब्जेक्ट जो है आपके कंपलसरी हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिएगा। कोई भी हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, या इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, यानी आपका एक लैंग्वेज कोर्स। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास, अगर आप और लैंग्वेज करना चाहते हैं, किसी का पंजाबी हो, किसी के पास और दूसरी लैंग्वेज हो, तो 1 लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप L नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1, वो 1 में नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और एनी 1 इलेक्टिव फ्रॉम ग्रुप A, ये नीचे डिटेल आपको दी जाएगी। देन सब्जेक्ट 3, एनी 3 इलेक्टिव्स ईदर फ्रॉम ग्रुप A, यानी 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव भी चुन सकते हैं, यानी वो सब्जेक्ट 3, 4, 5 रहेगा इन 2 के अलावा, या फिर एनी 3 फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप A एंड ग्रुप S, वो नीचे आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये हैं आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको लेने हैं। देन बात आती है एडिशनल सब्जेक्ट की, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो वो 6 सब्जेक्ट जो कहा गया है एडिशनल या ऑप्शनल, एनी 1 इलेक्टिव या फिर लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1 to 5, जो ऊपर आपने ना लिया हो। देन
subject of internal assessment 7, 8, 9 to be taken by all regular candidates. वर्क एक्सपीरियंस ये भी आपका एक पार्ट आता है, जहां पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जनरल स्टडीज है, वर्क एक्सपीरियंस इसी का पार्ट बन चुका है। फाइन। नाउ बात करते हैं कि बच्चा या तो हिंदी ले सकता है या इंग्लिश ले सकता है या दोनों भी ले सकता है। कैन बी ऑफर्ड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो सकते हैं। बात करें बिजनेस स्टडीज की, कोड 054 है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोड 833 है। Out of the 3 computer science IT related subjects, that is informative practices, computer science and IT, a candidate can opt only for one subject. इन दोनों में से कोई एक ही ले सकता है। मैथ्स की बात करें 041 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो अभी लेटेस्ट है 241, कोई भी आप देख सकते हैं इसमें से। द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिलिंग द सब्जेक्ट्स इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम मार्कशीट आर कंसिडर्ड एज मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, यानी उन मेन सब्जेक्ट्स के जो है मार्कशीट बनेगी आपकी। और a candidate can also offer an additional elective which may either be a language at elective level or any other elective subject. While transacting the curriculum, due emphasis should be laid on national identity, 21st century skill and value education. Schools are expected to draw their own program in the areas accordance with the guidelines from time to time. ये है for candidates who has taken 6 subjects, main 5 and 1 additional subject, and pass in all 6 subjects, the percentage is to be calculated by the employer, institution, university according to the norms of जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी अगर वो 6 के 6 सब्जेक्ट में पास है। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि अगर एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं लेकिन वो फेल हो जाता है इन एनी वन ऑफ द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट जो उसके मेन सब्जेक्ट थे, द सेम विल बी रिप्लेस बाय द 6 सब्जेक्ट। यानी अगर आपके पास कोई भी ऐसा है, फिजिकल एजुकेशन है और आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, कोई भी एक मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या आपका अकाउंट्स इको BS, तो ये 6 सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर लेगा प्रोवाइडेड द कैंडिडेट सेटिस्फाई द स्कीम ऑफ स्टडीज दैट इज आफ्टर रिप्लेसमेंट ईदर हिंदी और इंग्लिश रिमेन एज वन ऑफ द मेन 5 सब्जेक्ट। यानी ये कंडीशन रहेगी कि उसको करने के बाद भी हिंदी इंग्लिश उसका मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए, कहीं इसको रिप्लेस ना कर दें आप। Skill electives can be offered along with any subject as per the scheme of studies. यहाँ पर एक बात आती है, board is extending several exemptions, concession to candidates with disabilities as defined in the Rights of Person with Disabilities 2016. इसमें exemption concession extend किया गया है to person with benchmark disability, जो proper list दी गई है आपको for class 10th and 12th examination conducted by the board, and the standard operating procedure for availing these concessions are available on this पर्टिकुलर साइट। इस डिटेल में आपको मिल सकती हैं। Schools and candidates may also refer to the circulars issued by the board from time to time. And for the regional languages, the board prescribed textbooks being followed in class 11, 12 in the respective state boards where language is taught. Schools are also advised to bring to the notice the CBSE the change, if any, brought at the commencement of the session of the respective state board in the textbook of the language of the state. Schools are directed strictly to follow the textbook prescribed by CBSE in its curriculum. Changes, if any, can be adopted only when CBSE notify them. Schools will be responsible for any issue arising out of the school not following board directive. तो स्कूल रिस्पॉन्सिबल अगर आपने डायरेक्शन नहीं फॉलो। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए गए और किस किस तरह से आपको इन सब्जेक्ट्स में से चूज करने हैं अपने मेन और एडिशनल सब्जेक्ट्स। अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये एफर्ट अच्छे लगे तो बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा और अगले पार्ट को भी मिस ना कीजिएगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं लेके आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, मेंटर्स, अगले पार्ट में मिलते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यो यस, वंडरफुल।